हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बस्तियों के बारे में। तो इस बुक के चैप्टर नंबर 1 में हम ये स्टडी कर चुके हैं कि प्रारंभिक मानव मतलब इतिहास के शुरुआती समय का जो मानव था वो अपने भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता था। लेकिन समय के साथ में उस मानव ने अपने नए कौशल विकसित किए, जैसे कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाना, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया और इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियों के बारे में अगर हम देखें तो बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य मतलब इतिहास के शुरुआती समय का जो मानव था वो वृक्षों और गुफाओं में निवास करता था। लेकिन जब उस मानव ने फसलों को उगाना आरंभ किया तो उसके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, ताकि वो एक जगह रह करके जहां पर वो फसल उगाता था उन फसलों को वो प्रोटेक्ट कर पाए। इसीलिए बस्तियों का जो विकास है वो नदी घाटियों के निकट हुआ। इसके कुछ रीजन थे, नदी घाटियों के किनारे बस्तियों को विकसित करने के कुछ बेसिक रीजन थे। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नदियों के किनारे बस्तियां विकसित होंगी तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होगा और इसके अलावा नदियों के किनारे जो भूमि होती है उपजाऊ भूमि भी होती है, तो उस भूमि का उपयोग किया जाएगा फसल उगाने के लिए और पानी का उपयोग किया जाएगा फसलों की सिंचाई के लिए। और उस पानी का उपयोग मानव जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकता है। फिर उसके साथ में ही व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही जो मानव बस्तियां हैं वो बड़ी होती गई और नदी घाटी के निकट जो है वो बस्ती पनपने लगी और धीरे धीरे जो है वो सभ्यता का विकास हुआ। और हम सभी ने सिंधु, टिग्रिस, नील, हवांगी इन नदियों के किनारे जो भी सभ्यता विकसित हुई है उन सभी के बारे में कभी ना कभी सुनाई है। यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट दे रखे हैं, जैसे कि वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। और कोई भी बसाव स्थान, एक आदर्श बसाव स्थान के कुछ प्राकृतिक दशाएं होती हैं, जैसे कि उस जगह की अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, वहां पर उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें एक जगह पर मिलती हैं तो वहां पर एक बस्ती जो है वो विकसित हो सकती है। अब जो बस्तियां विकसित हुई वो दो तरीके की हो सकती हैं, स्थायी या फिर अस्थायी। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उसे अस्थायी बस्तियां कहते हैं, जैसे कि घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों अथवा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट मतलब जो जंगल में जो वन्य जीव रहते हैं, जो भी जीव हैं, जानवर हैं, उनका शिकार करना, संग्रहण करना, स्थानांतरी कृषि और ऋतु प्रवास आदि करते हैं। मतलब ये चीजें जो लोग करते हैं, जो मनुष्य इन सभी को फॉलो करते हैं, वो लगभग अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। अधिकांश बस्तियां जो हैं आज के समय में वो स्थायी बस्तियां हैं और इन बस्तियों में जो लोग हैं वो रहने के लिए अपने अपने घर बनाते हैं। तो ये हमने बस्तियों से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे। अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि वो लोग जो ऋतु प्रवास ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। तो ऋतु प्रवास होता क्या है? लोग जो हैं वो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। ज्यादातर जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं और इसी को बोला जाता है ऋतु प्रवास। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया बस्तियों के बारे में कि बस्तियां स्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर सामने आता है कि बस्तियां जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकती हैं और शहरी बस्तियां भी हो सकती है। गांव मतलब ग्रामीण बस्तियां कौन सी होंगी? गांव में जो बस्ती होगी वो ग्रामीण बस्ती होगी। गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन आदि संबंधित कार्य करते हैं। गांव में जो बस्तियां होती हैं वो सघन भी हो सकती हैं और प्रकीर्ण भी हो सकती हैं। सघन बस्तियां ऐसी होती हैं जिनमें घर के आसपास ही बहुत सारे घर बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में दूर दूर जो लोग हैं उन्होंने घर बना करके रखे होते हैं। ज्यादातर जो प्रकीर्ण बस्तियां हैं वो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। जैसे कि अत्यधिक वर्षा अगर किसी जगह पर होती है तो वो ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय में जल का जमाव भी होता है वहां पर ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, मतलब थोड़े ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं।
अगर किसी जगह पर गर्म जलवायु हो तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं और जिनकी छतें जो हैं वो फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे कि पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग जो है वो घर बनाने में किया जाता है। नगरीय जो बस्तियां हैं उसमें नगर छोटे या फिर शहर, इसमें मतलब या तो छोटे नगर होंगे या बड़े शहरों के रूप में बस्तियां विकसित होंगी। नगरीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में ज्यादातर कार्यरत होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया बस्तियों से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स कि बस्तियां स्थायी हो सकती हैं, अस्थायी हो सकती हैं। हमने डिस्कस किए कि अस्थायी बस्तियां ज्यादातर कौन बनाते हैं। इसके बाद में हमने डिस्कस की कि बस्तियां जो हैं वो ग्रामीण भी हो सकती हैं और शहरी बस्तियां भी हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे परिवहन के बारे में, जो इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट है। परिवहन जो है वो लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, क्योंकि उस समय जो लोग हैं वो पैदल चलते थे। लोगों के पास में जो है वो परिवहन के साधन नहीं थे, क्योंकि पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। और उस समय जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। फिर पहिए की जब खोज हुई उसके बाद में परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। बहुत जगह हम ऐसे देखते हैं और आपने भी देखा होगा कि आज भी लोग जो हैं वो पशुओं का उपयोग करते हैं परिवहन के साधनों के लिए। ओके, तो अगर हमारे देश की हम बात करें तो सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल और ऊंट का उपयोग जो है वो सामान ढोने के लिए आज भी किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग जो है, दक्षिणी अफ्रीका नहीं आएगा, दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर एंडीज पर्वत है और वहां पर लामा पाया जाता है। ये जो लामा है ना, इसके ऊन का उपयोग भी किया जाता है, जिसका फिर इसके जो बाल होते हैं लामा और एल्पेका वहां पर पाया जाता है। उनका उपयोग जो है वो वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। उनसे जो बाल मिलते हैं उनसे ऊन बनाई जाती है और फिर उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे कि तिब्बत में याक का उपयोग होता था, मतलब याक जो है उसका उपयोग जिस तरीके से होता था उसी तरीके से लामा का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीनों का समय लग जाता था। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे, क्योंकि शुरुआती समय में अगर हम देखें तो हवाई मार्ग जो है वो नहीं था। लेकिन जब हवाई मार्ग का विकास हुआ तो परिवहन जो है और जल्दी हो गया, मतलब और जल्दी लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने लगे। आज भारत से आप यूरोप की यात्रा में केवल आपको 6 से 8 घंटे का समय लगता है। मतलब परिवहन के जैसे जैसे नए साधन विकसित हुए वैसे वैसे आपका समय बचा और आपकी ऊर्जा बची। ओके, अब परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। अब इनके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है इस तरीके से। ओके, सड़क मार्ग की अगर हम बात करें तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग सड़क मार्ग है। मतलब आपको थोड़ी दूरी आपको तय करनी है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सड़कें कच्ची और पक्की हो सकती हैं। अगर हम देखें तो हाईवे जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोकल एरिया में जाओगे आपको जो है वो सड़कें जो हैं वो काफ़ी कच्चे लेवल पर देखने को मिलेंगी। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है क्योंकि वहाँ ईजी होता है सड़कें बनाना। लेकिन मरुस्थलों, वनों और ऊंचे पर्वतों पर सड़कें जो हैं वहाँ पर भी बनी हुई है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो मैदानी क्षेत्रों से काफ़ी कम है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे बोलते हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में जो फ्लाईओवर है वो उत्थित संरचनाओं के रूप में बनाए जाते हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग जो है वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। अब बात करेंगे रेल मार्ग की। तो रेल मार्ग के द्वारा आप तीव्रता से, मतलब जल्दी से और कम खर्चे में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। शुरुआत में वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। फिर उसके बाद में डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी मार्गों में रेल मार्गों का जाल जो है वो व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी
कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग जो है वो काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्ग जो है वो काफ़ी बड़ा एक तरीके से विकसित रूप में फैला हुआ है और एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है, मतलब एक तरीके से रेल मार्ग का जो जाल है कि काफ़ी विस्तृत लेवल पर फैला हुआ है, वो इंडिया में पाया जाता है। ओके, तो ये रेल मार्ग से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। जाइनिंग से लहासा के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है और जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर पर है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एक बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। बस आपको इस चैप्टर में ये पता करना है कि बस्तियां जो हैं वो क्यों विकसित हुई थी और जो परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, और इसके अलावा फिर संचार के बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, जो विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये जो जगह है, यहाँ तक जो है वो यहाँ पर ये रेलवे मार्ग फैला हुआ है। तो सबसे लंबा रेलवे मार्ग है ये। अब बात आती है जलमार्ग की। तो प्रारंभिक समय में जब परिवहन के साधन नहीं थे एक तरीके से, तो जलमार्ग का बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता था। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों और झीलों का उपयोग जो है वो अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, मतलब नदियों का उपयोग जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए करो। और उत्तरी अमेरिका में जो ग्रेट लेक है, ग्रेट लेक्स आप सभी को पता है कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में यूएसए और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिनको हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो लेक हैं इनका उपयोग जो है वो यातायात के साधन के रूप में भी किया जाता है। और अफ्रीका में नील नदी। तो ये यहाँ पर अंतर्देशीय जो जलमार्ग है उनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब समुद्री और महासागरीय जो मार्ग है उनका उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है, पत्तन मतलब अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट पोर्ट, तो एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केपटाउन, और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ओके, तो ये कुछ इंपोर्टेंट पोर्ट के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि इन पोर्ट के थ्रू जो है ये समुद्री जलमार्ग संभव हो पाता है। अब बात कर लेते हैं वायुमार्ग की। तो 20वीं सदी के आरंभ में यह जो परिवहन का जो तरीका है वो सबसे अच्छे तरीके से विकसित हो पाया और ये परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। लेकिन इसमें ईंधन की जो लागत है वो अधिक आती है, इसलिए सर्वाधिक महंगा साधन भी है। वायु यातायात जो है वो खराब मौसम जैसे कि कोहरे तूफान से कुप्रभावित होता है, मतलब अगर मौसम खराब हो तो इसमें इस यातायात के साधन में, परिवहन के साधन में आपको बाधा देखने को मिल सकती है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क और रेलमार्ग नहीं है वहां पर आप हेलीकॉप्टर की सहायता से अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़ा, दवाई ये सब बांटने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। हमारे देश में कुछ इम्पोर्टेंट हवाई पोर्ट हैं जिसमें अगर हम देखें, एयरपोर्ट है जिसमें अगर हम देखें तो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा, मतलब पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है उनके बारे में बताया है। अब बात करेंगे संचार की। तो देखो, संचार दूसरों के पास तक अपनी सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने विकसित हुई वैसे वैसे मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया। ओके, यहाँ पर इस इमेज के थ्रू जो है वो आपको बता रखा है कि किस तरीके से संचार साधनों का जो है वो विकास हुआ। तो शुरुआती समय में जो मानव है वो इस तरीके से जाकर के अपना सामान दूसरी जगह पहुंचाता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने कबूतरों की सहायता लेने की शुरुआत की, चिट्ठियों को पहुंचाने का काम किया। फिर जो है वो डाकमैन वाली सुविधा आई, फिर इस तरीके से टेलीग्राम स्टार्ट हुए, फिर यहाँ पर टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विकसित होने लग गई। तो संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता था। तो आप समझिए कि पहले हम पढ़ने के लिए क्या करते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में
अगर हम कोविड के बाद में देखें तो ये ऑनलाइन एजुकेशन है, स्पेसिफिक यूट्यूब पर अब जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी का ही तो ज़माना है ना, कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आपने सर्च किया, आपने वीडियो देखा और आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर भी हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम के साथ में जितनी जल्दी डेवलप हो रही है उतने तरीके से हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से हम जो लोग हैं, जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है और तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में भी जो सैटेलाइट हैं वो सहायक होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेजे जा सकते हैं। सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना और परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, इससे हमारा जीवन जो है वो बहुत सुखमय हो गया है। आप ही देखो ना, आपने फ़ोन ऑन किया, आपको कुछ भी खाना है, आपने ऑर्डर किया और सब कुछ आपके घर पर आ गया। आपने घर पर बैठे बैठे जो है आपके जो भी बिल हैं वो सब पे कर दिए। आपने किसी भी इम्पोर्टेंट टिकट, आपकी रेलवे की, आपकी एयरपोर्ट से रिलेटेड, आपकी जो हवाई जहाज है उससे रिलेटेड, या आपने कोई मूवी देखनी है, उन सभी की टिकट आपने जो है वो घर बैठे ही क्या कर दी, बुक कर दी। तो ये सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आसान हम सब के लिए कर दी है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृद्ध विश्व समाज के रूप में, मतलब एक बड़ा विश्व है लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे से हम कनेक्ट हो गए हैं कि एक समाज के रूप में हम विकसित हो रहे हैं। अब अमेरिका में क्या चल रहा है वो हमें बैठे हुए पता चल जाता है। हम मतलब इतना ये लगता है कि इतनी दूरी पर नहीं, हमारे बहुत नज़दीक जो है वो अमेरिका है। ओके, पहले जैसे समाज की जो खबरें हैं, समाज की जो बातें हैं वो जैसे हमें पता चलती थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई वैसे अभी हमें दूसरे देशों की जो खबर है, जो भी समाचार है वो हमें बहुत जल्दी पता चल जाते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।